Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Hope so you are all fine. Okay students, today we will discuss about theory, law and principle. आज हम जो है चैप्टर नंबर 2 को वाइंड अप करेंगे, इसको ख़त्म करेंगे। चैप्टर नंबर 2 का सेकंड लास्ट टॉपिक है थ्योरी, लॉ एंड प्रिंसिपल। ये सबसे पहले मैं आपको इनके बारे में बता दूं क्लास कि ये बहुत इम्पॉर्टेंट जो है वो डेफिनेशन है आपकी, ये मस्ट आप लोगों ने याद भी करनी है, पेपर में भी आती हैं, ज़ाहिर है इसीलिए कह रही हूँ याद करने के लिए क्योंकि पेपर में आती हैं, तो आप लोगों ने इनको अच्छे से याद करना है। व्हेन अ हाइपोथेसिस इज़ given a repeated exposure to experimentation and is not falsified, it increased biologists' confidence in hypotheses. Such well-supported hypotheses may be used as the basis for formulating further hypotheses which are again proved by experimental results. The hypotheses that stand the test of time, often tested and never rejected, are called theory. एक ऐसा हाइपोथेसिस हमने क्या पढ़ा था, क्या होता है हाइपोथेसिस, जो कि एक जो है वो ऑब्जर्वेशन के बाद एक साइंटिस्ट जो है एक स्टेटमेंट जो है जो प्रोवाइड करेगा वो हमारा हाइपोथेसिस है। और जो हाइपोथेसिस है वो जो है वो टेस्टेड होता है कि उसको हम टेस्ट करेंगे, यानी कि उस पे एक्सपेरिमेंट करके देख सकते हैं, ठीक है, और उसके रिज़ल्ट्स के बाद हम उसको पे रिजेक्ट नहीं कर सकते, तो ये क्या कहलाती है, थ्योरी कहलाएगी, ठीक है। और थ्योरी इज सपोर्टेड बाय अ ग्रेट डील ऑफ एविडेंस, ठीक है, एविडेंस एक सबूत को कहते हैं, और कोई भी आपको पता है थ्योरी वगैरह होती है तो उसका एक साथ जो है वो एविडेंस भी दिया जाता है। किसी का भी जो काम होता है, किसी की रिसर्च वगैरह या वट एवर कुछ भी बाकायदा एविडेंस उसका पेश किया जाता है, ठीक है। Productive theory keep on suggesting new hypotheses and so testing goes on. प्रोडक्टिव थ्योरी जो होती है उसमें नए जो हैं वो सजेशंस हाइपोथेसिस के बारे में प्रोवाइड किए जाते हैं, ठीक है, और वो उनकी जो टेस्टिंग वगैरह होती है उनके बारे में वो जारी रहती है। मैनी बायोलॉजिस्ट टेक इट एज अ चैलेंज एंड एक्सर्ट ग्रेटर एफर्ट टू डिसप्रूव दी थ्योरी। अब बहुत सारे जो साइंटिस्ट होते हैं वो क्या करते हैं, बायोलॉजिस्ट जो होते हैं वो एक चैलेंज जो है उनके लिए होता है कि वो किसी की थ्योरी को जो है वो डिसप्रूव करें, ठीक है, किसी की थ्योरी को। इफ़ आ थ्योरी सर्वाइव सच डाउटफुल अप्रोच एंड कंटिन्यू टू बी सपोर्टेड बाय एक्सपेरिमेंटल एविडेंस, इट बिकम अ लॉ और प्रिंसिपल। अगर थ्योरी जो है उसमें कोई भी डाउटफुल बात ना हो, ठीक है, और वो कॉन्टीन्यूसली जो है उसको सपोर्ट किया जाए तो वो क्या बन जाएगा फिर, लॉ और प्रिंसिपल, ठीक है। ये आपने डेफिनेशन मार्क करनी है। इफ़ आ थ्योरी सर्वाइव सच डाउटफुल अप्रोच एंड कंटिन्यूज टू बी सपोर्टेड बाय एक्सपेरिमेंटल एविडेंस, इट बिकम अ लॉ और प्रिंसिपल, ठीक है। जब किसी की थ्योरी पेश की गई जो होती है वो उस पर जब कॉन्टीन्यूसली टेस्ट वगैरह उस पर करते जाएँ और उसमें फिर भी कोई डाउट वगैरह ना निकले, ठीक है, और वो क्या बन जाएगा, वो फिर हमारे पास जो एक हाइपोथेसिस होता है वो बन जाएगा लॉ और प्रिंसिपल। यहाँ पे एक और डेफिनेशन है, मार्क कीजिएगा, साइंटिफिक लॉ की। साइंटिफिक लॉ इज़ अ यूनिफॉर्म ऑफ कांस्टेंट फैक्ट ऑफ नेचर, इट इज़ एन इररिफर्टेबल थ्योरी। एग्जाम्पल ऑफ बायोलॉजिकल लॉ और हार्डी-वेनबर्ग लॉ एंड मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस, ठीक है। लॉ और प्रिंसिपल साइंटिफिक लॉ में हमारे पास किसकी एग्जांपल्स आ जाती हैं, मेंडल लॉ ऑफ इनहेरिटेंस और हार्डी वेनबर्ग लॉ। इररिफर्टेबल थ्योरी का मतलब होता है कि ऐसी थ्योरी जो नाकाबिले तरदीद हो, ठीक है। नाकाबिले तरदीद का क्या मतलब, जिसको हम रद्द ना कर सकते हो, ठीक है, जिसको रद्द नहीं कर सकते, ठीक है, तो वो क्या बन जाता है, साइंटिफिक लॉ। ऐसी थ्योरी, ऐसी बात, ऐसा लॉ जो कि जिसकी अब हम जो है वो रद्द उसको नहीं कर सकते, वो नाकाबिले तरदीद है, उसको हम क्या कहेंगे जी, ये अब साइंटिफिक लॉ है, लॉ बन गया है, लॉ और प्रिंसिपल भी उसको कह सकते हैं। ये पूरा जो है जी यहाँ पे उन्होंने बताया है, यहाँ पे बायोलॉजिकल मेथड। अब बायोलॉजिकल मेथड देखें जी, सबसे पहले
क्या होगा, हम जो भी बायोलॉजिकल प्रॉब्लम होगी उसको उसकी जो है वो हमने फर्स्ट स्टेप पढ़ा था रिकॉग्निशन, देन हम क्या करेंगे ऑब्जर्वेशन के बाद हम हाइपोथेसिस जो है वो देंगे, हाइपोथेसिस के बाद डिडक्शन के बाद हम एक्सपेरिमेंट करके देखेंगे, और एक्सपेरिमेंट के बाद हम फिर समराइजेशन रिज़ल्ट की करेंगे, और सबसे लास्ट में हम क्या बनाएंगे, रिपोर्ट बनाएंगे। ठीक है। अब उसके बाद जी हमारे पास लास्ट टॉपिक है डाटा ऑर्गेनाइजेशन एंड डाटा एनालिसिस। डाटा को किस तरह से, अब देखिए रिपोर्ट बनानी है ना, तो रिपोर्ट किस तरह से होगी, रिपोर्ट मतलब कि हमारे पास जो भी इंफॉर्मेशन आई है वो हमारा एक डाटा है। ठीक है। तो वो उस डाटा को हम किस तरह से ऑर्गेनाइज करेंगे। डाटा कैन बी डिफाइन एज द इंफॉर्मेशन। डाटा क्या है, बेसिकली डाटा एक इंफॉर्मेशन होती है हमारे पास। ठीक है। अब वो इंफॉर्मेशन जो है सच एज नेम्स, डेट्स और वैल्यूज़ मेड फ्रॉम ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंटेशन। अब जो हमारे पास इंफॉर्मेशन आई है वो कोई नाम भी हो सकता है, डेट्स हो सकती हैं, कोई वैल्यू हो सकती है जिसको हमने एक्सपेरिमेंट की बेस पे ऑब्ज़र्व किया है। ठीक है। तो उसको हम क्या कहते हैं जी, उसको हम डाटा कहते हैं। अब ये डेफिनेशन आपने मार्क करनी है मेरा बेटा, यहाँ से लेके यहाँ तक ये हम करेंगे डाटा की डेफिनेशन। ठीक है जी। तो नेक्स्ट हमारे पास क्या है, डाटा ऑर्गेनाइजेशन। अब डाटा ऑर्गेनाइजेशन में भी हम तो उसी चीज़ को डिस्कस करेंगे कि डाटा को किस तरह से ऑर्गेनाइज किया जाता है। इन ऑर्डर टू फार्मूलेट एंड देन टू टेस्ट हाइपोथेसिस, साइंटिस्ट कलेक्ट एंड ऑर्गेनाइज डाटा। साइंटिस्ट क्या करते हैं जी कि जो हाइपोथेसिस को उन्होंने टेस्ट किया और उनके पास जो इन्फॉर्मेशन आई है, जो उनके पास डाटा आया है, उसको कलेक्ट करेंगे प्रियर टू कंडक्टिंग एन एक्सपेरिमेंट, जो कि उन्होंने एक तजर्बा करने के बाद जो है वो हासिल किया। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अ साइंटिस्ट टू डिस्क्राइब डाटा कलेक्शन मेथड। अब ये बहुत इम्पॉर्टेंट होता है साइंटिस्ट के लिए कि वो डाटा की कलेक्शन के मेथड को बयान कर सकें। इट इंश्योर द क्वालिटी ऑफ एक्सपेरिमेंट, जिसमें उन्होंने इस बात को इंश्योर करना होता है कि वो उस एक्सपेरिमेंट की क्वालिटी क्या है। डाटा इज़ ऑर्गेनाइज, डाटा को हम किस किस तरह से मुख्तलिफ जो है वो तरीक़ों से जो है वो ऑर्गेनाइज़ करते हैं, ग्राफिक, टेबल, फ्लो चार्ट, मैप एंड डायग्राम की शक्ल में। देन हमारे पास ये आपने सारा करना है। ठीक है बेटे, डाटा ऑर्गेनाइजेशन। उसके बाद जी डाटा एनालिसिस आ जाता है। एनालिसिस का मतलब भी रिज़ल्ट ही होता है। एनालिसिस वर्ड है एक, रिज़ल्ट पहले हम लोग वर्ड यूज़ करते थे ना, अब रिज़ल्ट की जगह आप एनालिसिस भी कह सकते हैं। डाटा एनालिसिस इज़ नेसेसरी टू प्रूव और डिसप्रूव अ हाइपोथेसिस बाय एक्सपेरिमेंटेशन। डाटा एनालिसिस जो है ये बहुत ज़रूरी होता है किसी भी हाइपोथेसिस को एक्सपेरिमेंटेशन के बाद प्रूव या डिसप्रूव करना। इट इज़ डन थ्रू द एप्लीकेशन ऑफ स्टैटिस्टिकल मेथड। इसको हम जो है वो डिफरेंट एप्लीकेशंस के थ्रू जो है वो डन करते हैं। अब वो एप्लीकेशन जो है वो स्टैटिस्टिकल है। स्टैटिस्टिकल का मतलब भी मैथमेटिकल फॉर्म होता है, रेशो एंड प्रोपोर्शन। अब ये दो डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है जी, रेशो और प्रोपोर्शन, ये दोनों आपने करनी है। व्हेन अ रिलेशन बिटवीन टू नंबर्स ए एंड बी, किसी भी दो नंबर्स के दरमियान जो एक ताल्लुक होगा, इज़ एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ कोशेंट। जैसे हम ये मैथ में जैसे हमने ये कॉमा लगा दिया, ये स्लैश लगा दी, इसको हम क्या कहते हैं, ये रिलेशन को शो कर रही है। तो किसी भी दो मेंबर्स के दरमियान, किसी भी दो नंबर्स के दरमियान जो एक रिलेशन होगा, इट इज़ कॉल्ड द रेशो ऑफ वन नंबर ऑफ द अदर। ठीक है। तो उसको हम क्या कहेंगे, रेशो। जैसे अब रेशो क्या है, जैसे देखिए बेटे ये है ना 1:3, तो इसके दरमियान ये जो रेशो का साइन हम लगा रहे हैं, रेशो, ये क्या है, इसका रिलेशन बता रही है। ठीक है। रेशो में भी एक्सप्रेस्ड बाय पुटिंग अ डिवीजन और कॉलन मार्क बिटवीन टू नंबर्स। अब रेशो को हम किस तरह से बयान करते हैं, रेशो को एक्सप्रेस कैसे करते हैं। रेशो को या तो हम डिवीजन का साइन यूज़ करते हैं या ये कॉलन, ये दो डॉट आपको जो नज़र आ रहे हैं ना, इसको हम क्या कहते हैं, कॉलन। मार्क बिटवीन द टू नंबर, फॉर एग्जांपल द रेशो बिटवीन 50 मलेरिया पेशेंट्स एंड 150 नॉर्मल पर्सन इज़ 1:3। अब ये क्या हुआ, यहाँ पे रेशो बिटवीन 50 मलेरिया के पेशेंट है और 150 नॉर्मल है, इसकी कटिंग हो गई है। यहाँ पे आप लोग इसको लिखें 50, ठीक है, 50, और यहाँ पे आप लोग लिख लें 150, इसकी कटिंग कर लें, 50 से ही कर लें, 51 द 50 एंड 53, तो ये हमारे पास 1:3 आ गया आंसर। ठीक है, 1:3। प्रोपोर्शन मीन टू जॉइन टू इक्वल रेशो बाय द साइन ऑफ इक्वालिटी। प्रोपोर्शन का मतलब है ऐसी दो
हमारे पास इक्वल रेशो, मतलब कि जो दोनों हमारे पास नंबर्स आएँ उन दोनों की जो रेशो है वो इक्वल हो, ठीक है। और उसमें हम लोग किसका साइन यूज़ करते हैं, इक्वालिटी का साइन यूज़ करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल A रेशो B इज़ इक्वल C रेशो D। इसका मतलब क्या हुआ कि A की जो रेशो है B के साथ वो बराबर है C की रेशो D के साथ, ठीक है। यानी C और D की जो रेशो है वो बराबर है और B की रेशो के साथ। इज़ अ प्रोपोर्शन बिटवीन द टू रेशोज़, दिस प्रोपोर्शन में आल्सो बी एक्सप्रेस्ड एज A रेशो B। ये इन्होंने यहाँ पे डबल साइन यूज़ कर लिया जी, रेशो यानी कि ये इक्वालिटी का साइन है। व्हेन 3 वैल्यूज़ इन अ प्रोपोर्शन आर नाउन, द फोर्थ वन X कैन बी कैलकुलेटेड। For example, biologist can calculated how many birds will get malaria when he allow infected mosquito to bite 100 healthy sparrows. In the previous experiment, he noted that when he allowed mosquitoes to bite 20 sparrows, 14 out of them got malaria. Now he uses the proportions rule. जैसे यहाँ पे उन्होंने एग्जांपल दी है जी कि जो है वो कैलकुलेट करें कि कितने बर्ड्स जो हैं वो मलेरिया के पेशेंट होंगे, ठीक है। और अगर हम इन्फेक्टेड मॉस्किटोज़ को बाइट करवाएं एक हेल्दी स्पैरोज़ को, ठीक है, तो इनकी जो है रेशो क्या निकलेगी। तो यहाँ पे उन्होंने ये एग्जांपल दी हुई है। इसके अलावा यहाँ से आपने ये रेशो की आपने यहाँ से मेरा बेटा ये याद करनी है, रेशो की डेफिनेशन करनी है आपने और ये प्रोपोर्शन की करनी है, ठीक है। ये मैं आपको मार्क कर देती हूँ, रेशो यहाँ से लेके यहाँ तक और प्रोपोर्शन यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हमारे पास आ जाती है स्टैटिस्टिक की एग्जांपल, ये डेफिनेशन। स्टैटिस्टिकल आर द मीन ऑफ समराइजिंग डाटा थ्रू द कैलकुलेशन ऑफ अ मीन वैल्यू। दिस स्टेप इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एज इट्स ट्रांसफॉर्म रॉ डाटा इनटू इंफॉर्मेशन विच कैन बी यूज टू समराइज एंड रिपोर्ट रिजल्ट। स्टैटिस्टिकल का मतलब भी होता है किसी भी डाटा को जो है वो समराइज़ करना, मैथमेटिकल फॉर्म जो होती है हमारे पास। अब ये डेफिनेशन आप याद करेंगे जी। ये लास्ट में हमारे पास चैप्टर के एक डेफिनेशन है बायो इन्फॉर्मेटिक्स की। बायो इन्फॉर्मेटिक्स रेफर्स टू दी, ये आपने इसको करना है बच्चे यहाँ से लेके यहाँ तक। बायो इन्फॉर्मेटिक्स रेफर्स टू द कंप्यूटेशनल एंड स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स फॉर द एनालिसिस ऑफ बायोलॉजिकल डाटा। बायो इन्फॉर्मेटिक्स जो है बेटे इसमें भी जो है हम क्या करते हैं, स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स को यूज़ करते हैं बायोलॉजिकल डाटा के रिज़ल्ट के लिए, ठीक है, रिपोर्ट्स वगैरह बनाने के लिए। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। इसमें मोस्टली जो है वो आपकी बच्चे डेफिनेशंस ही आ रही हैं, बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस हैं। मैं आपको बता देती हूँ, बायो इन्फॉर्मेटिक की डेफिनेशन, स्टैटिस्टिक की डेफिनेशन, प्रोपोर्शन की डेफिनेशन करेंगे आप, रेशो की डेफिनेशन करेंगे, डाटा ऑर्गेनाइजेशन की डेफिनेशन करेंगे, डाटा की डेफिनेशन करेंगे आप, ठीक है। उसके अलावा लॉ और प्रिंसिपल एंड थ्योरी की डेफिनेशन आप लोगों ने करनी है। ये 5 to 6 डेफिनेशंस हैं जो कि आप लोगों ने याद करनी है, बहुत इंपॉर्टेंट है मेरा बेटा, ठीक है। तो हमारा चैप्टर जो है वो ख़त्म हो गया है। इंशाल्लाह हम लोग नेक्स्ट एक्सरसाइज वाले लेक्चर के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।